नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, ग्रामीण समाज विकास में जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं और एक भी योजना आप लोगों को छोड़नी नहीं है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने महिलाओं संबंधित योजनाओं के बारे में बात करी थी। अब बाल विकास योजना यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ पॉइंट हो सकता है हमने डिस्कस किए हो, वहाँ से आगे आप लोग अपडेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि योजना जो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें हमें डेट पता होनी चाहिए, कब प्रारंभ किया गया, किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया और उसके कुछ तथ्यात्मक पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान रखना है। इन्हीं 3 एरिया से प्रश्न यहाँ से देखने को आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पहली आपको योजना ध्यान रखनी है कि इस योजना की शुरुआत कब हो रही है? मई 2021 में। ज़्यादा पुराना मामला नहीं है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए, शिक्षा व सुविधा के लिए ये योजना लाई गई। 0 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग तक को बच्चों को दिया जाएगा। ये यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, वही पात्र होंगे। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि भाई इस योजना के तहत क्या है, इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक यानी देखभालकर्ता जो है उनको प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। और इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय जो है 3 लाख तक निर्धारित कर दी गई है। और इस योजना के तहत निराश्रित बालिकाओं के लिए 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी के लिए भी 1,01,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। तो ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बात करी थी बाल श्रमिक विद्या योजना। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में बात करें तो इस अवसर पर 12 जून 2020 को ये योजना कब शुरू हो रही है? 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक वार्षिकी अनुदान कहीं ना कहीं इसमें प्रदान करेगी। और इसके साथ ही योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9, 10 पास करने वाले जो छात्र हैं उनको 6-6 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी इसके अंतर्गत देगी। ये हम लोगों ने बात की थी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये भी कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत स्कूल भेजने पर बालकों को 1,000 रुपये और लड़कियों को, बालिकाओं को 1,200 रुपये की सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो ये योजना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, शॉर्ट में हमने एक रिकैप किया। इसके आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं सेशन को। देखिए, नया सवेरा योजना। अब हेडलाइन आप लोगों ने डाली हुई है कि बालकों से संबंधित मामला है, नया सवेरा योजना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कब शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के द्वारा 19 जून 2017 को इसको प्रारंभ किया गया और इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना है और इनका सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक ये सब विकास इसके अंतर्गत करना है। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से लोकेशन है, कहाँ कहाँ है जो बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं पढ़ाई की आवश्यकता है, उनसे बाल श्रम से उनको मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है ताकि उनका सामाजिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे उनका विकास हो सके। कब शुरू हो रहा है? 19 जून 2017 को। और उद्देश्य क्या है? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उनको बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। इसी में समझे कि इस योजना के तहत बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को चिन्हित किया गया है। कितने जिले? 20 जिलों को। ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त किए जाने हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाना है और 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध करके इनको विद्यालय भेजने और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट योजना है, जहाँ पे अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। जब आप लोग लेखपाल बन जाइएगा तो परीक्षा में तो बताएंगे ही आंसर इसका, और कहीं ना कहीं ग्रामीण वासियों को भी आपको अपडेट कराना है कि किसी बच्चे को काम करते हुए देखें तो उनके गार्जियन से आपका दायित्व है कि अगर आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको बता सकते हैं कि भाई ये योजना है, इस योजना का आप लोग लाभ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे डोर टू डोर जा ही रही है सरकार। अब यहाँ पे देखें, इन चिन्हित ग्रामों में यानी हॉट स्पॉट बना दिए गए। बरेली, कानपुर सिटी जो है, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, ये सारे क्षेत्र कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आप नाम देख सकते हैं, बलरामपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजियाबाद, आगरा, बाराबंकी, लखनऊ, बदायूं, मुरादाबाद। अगर आप लोग इसको मैप में हाईलाइट करें तो आपको एक कहने की डायमेंशन दिखेगा कि ये डोर टू डोर किस किस क्षेत्र में जा रहे हैं।
तो अच्छी योजना है, इसका लाभ मिलना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी नवजात बालिका को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भाग्य लक्ष्मी योजना की बात हो रही है, कब शुरू हो रही है? अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2017 में, माफी चाहते हैं, अप्रैल 2017 इसका वर्ष है। और नवजात बालिका को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये भाग्य लक्ष्मी योजना के संदर्भ में है। ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कन्या का बालिका का जन्म हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। तो भाग्य लक्ष्मी योजना यानी नवजात कन्या के संदर्भ में है, जो 2017 में आई थी। ठीक है, उसके बाद इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी? सरकार द्वारा जन्मी लड़की के नाम पर 50,000 का बॉन्ड जमा करा देगी। 50,000 का बॉन्ड जमा करेगी, जिसे अलग अलग समय पर जरूरत के आधार पर खर्च किया जाएगा या किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर देखें, आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना यानी उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि निर्माण जो है, श्रमिकों के बच्चे अपने माता पिता के साथ कार्यस्थल पर ही रहते हैं। आवासीय विद्यालय योजना आप देखते होंगे, जो लोग श्रमिक हैं, कोई बेलदारी का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ रहते हैं। देखें, वही मामला है ना। तो माता पिता की गरीबी और साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे जो है किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते और प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते। तो उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं आवासीय विद्यालय योजना को लाया गया, जो वर्ष 2015 में कहीं ना कहीं सामने आई। अब इसमें क्या है कि जो निर्माण है, इसमें श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए इस योजना को प्रस्तावित कर दिया गया। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। ठीक है जी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने के मामले की बात आई है, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे संविधान के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखें कि बच्चों की शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान में कितने आर्टिकल में वर्णन है, तो ध्यान रखेंगे 3 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 21A। यहाँ पे बच्चों का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, संविधान में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बच्चों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। समझ पा रहे हैं? आर्टिकल नंबर 45, दूसरा आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 45, यहाँ पे सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 45। यहाँ पे सरकार का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए योजना बनाए, और ये योजना आपके सामने है, आवासीय विद्यालय योजना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो श्रमिक वर्ग है, जो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पे काम कर रहा है, उसके बच्चे कहीं ना कहीं वहीं मौजूद हैं, उनको शिक्षा दिलाने के लिए योजना लाई गई। सरकार ने अपना कर्तव्य किया। उसके बाद क्या यहीं तक सफिशिएंट है? नहीं, माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें, स्कूल भेजें उनको। तो तीसरा जो आर्टिकल है जहाँ पे वर्णन है आर्टिकल नंबर 51A, जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, यानी बच्चों के माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। ये कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप पढ़ेंगे संविधान में। ठीक है जी, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, आयु तक वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई। संविधान में 3 आर्टिकल हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जो मैंने कहा है उसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में आप लोग देखते हैं 3 आर्टिकल। ठीक है जी। अब उसके बाद प्रारंभ में जनपद इटावा, भदोही, कन्नौज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, ललितपुर, बहराइच, गाजियाबाद, कानपुर, आजमगढ़, आगरा और मेरठ इस योजना के संचालन में यहाँ पे किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, इनको एक जगह मैप में हाईलाइट कर लेंगे तो आपको देखे रहने पे थोड़ा आसानी रहेगा। अगला देखें इंडस परियोजना। देखिए इंडस परियोजना, अब राज्य में बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास के उद्देश्य से केंद्र और USA के सहयोग से
इस परियोजना का संचालन वर्ष 2009 में किया गया। ठीक है जी, इंडस परियोजना। उसके बाद इसमें राज्यों के 5 परंपरागत उद्योग बाहुल्य जनपदों को शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट, 5 परंपरागत उद्योग के मामले में। और कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, कानपुर नगर, कानपुर सिटी, फिरोजाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद, ये आदि कई क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए इंडस परियोजना। ठीक है, वहीं पर चला समझें कि इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों और वयस्कों को चिन्हांकित करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत की जाएगी इंडस योजना के अंतर्गत, जिसमें यूएसए भारत के साथ मिलकर इसमें कार्यरत है। ठीक है जी, प्रश्न कैसे हो सकता है कि इंडस परियोजना के संदर्भ में भारत के साथ कौन सहयोग कर रहा है? तो यूएसए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखें, समेकित बाल विकास परियोजना। समेकित बाल विकास परियोजना अगला पॉइंट है गाइस यहाँ पे। तो केंद्रीय सहायता से वर्ष 1975 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। 1975 में आप देख रहे होंगे, हम करंट अफेयर वाले पे भी बात कर रहे हैं, भारत की आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योजनाएं रहीं उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, और 2014 के बाद जो इंपॉर्टेंट रही उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। 2014 के बाद क्यों? मैंने आपसे कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी, हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल है, तो लगातार दूसरा कार्यकाल है, तो हमें उनकी योजनाओं को जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब राज्य के 3 विकास खंडों में की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 897 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। औसतन एक परियोजना जो है 150 आंगनबाड़ी केंद्र इसमें शामिल किए गए हैं, और प्रदेश में इस समय कुल 18,259 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। और इस योजना के तहत अनुपूरक, पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षाएं, ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाएंगी, जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला इसी में समझें कि इस योजना में शामिल लाभार्थी जो हैं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, और 20 से 45 वर्ष तक की गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, और 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी लड़कियां हैं। ये ईयर आप लोग याद रखेंगे, 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक का बालक। ठीक है, उसके बाद बालिका की बात करें तो 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी लड़कियां, और 20 से 45 वर्ष तक की गर्भवती और धात्री महिलाएं, ये इस योजना का लाभ ले पाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद बात करते हैं पेंशन योजना। जाहिर सी बात है, अब पेंशन योजना के संदर्भ में क्या क्या जानना है? पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 से पेंशन योजना के सुधार के साथ इसको ये प्रदान कर रही है, जिसमें कई पेंशन योजना शामिल कर दी गई हैं, जो किस प्रकार हैं कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना जो है, वृद्धावस्था नाम से पता लग रहा है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, और इसके अंतर्गत राज्य के बुजुर्गों को 800 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। 800 रुपये प्रति माह इसमें देने की बात कही गई है ना। और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना है। कहीं ना कहीं 800 रुपये प्रति माह मिलेंगे इस योजना के, पेंशन योजना के अंतर्गत, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना, अब विधवाओं के लिए भी पेंशन योजना बनाई गई है। इसमें क्या होगा? दूसरी योजना ये है पेंशन के संदर्भ में, राज्य में विधवाओं को प्रोत्साहित करने, आर्थिक रूप से सहायता करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की है, और इसके अंतर्गत विधवाओं को प्रति माह 500 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। जहां बुजुर्गों को 800 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, वहीं पे विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह देने की इसमें बात कही गई है। योजना का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना। ठीक है जी, उसके बाद अगली योजना उत्तर प्रदेश विकलांग योजना, ये तीसरी योजना इसके संदर्भ में है। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है। तो यानी महिला हो या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत उसको 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी में, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। जो भी पेंशन योजना के संदर्भ में प्रश्न बन सकते हैं, सबके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। मैंने आपको बताया था कई सारी योजनाएं हैं, याद करने में हो सकता है कठिनाई हो, तो 5-5 योजनाओं का बंच बनाएंगे आप लोग और उसको रिवाइज करेंगे। ऐसा ना हो कि पूरी कॉपी नोट बनाने के बाद उसको रिवाइज करने बैठे हो, तो भूलने की स्थिति बन सकती है। उसी से बचना है, स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क आता है हार्ड वर्क करने के बाद। ठीक है जी, आप अपने आप को कमजोर ना समझें, कोई अपने आप को बहुत होशियार ना समझे। हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट गाइस।
हार्ड वर्क अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो टैलेंट, जो अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसको बीट कहीं ना कहीं किया जा सकता है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग उसी तरीके से 5-5 योजनाओं के बंच बनाएंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे, दैट्स इट, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगली देखें, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। अब इसके संदर्भ में समझेंगे कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई, वर्ष 2012 में इसकी शुरुआत की गई और इस योजना में उन लाभार्थियों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु उन्हें ना ही बीपीएल सूची में शामिल किया गया है और ना ही किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। उन लोगों को कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत शामिल किया गया है जो बीपीएल सूची में नहीं है। बीपीएल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगी। 2 समितियां मैंने आपको बताई थी, एस तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर और लकड़वाला। ये समितियां कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के संदर्भ में काम करती हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इसका निर्धारण होगा कैसे कि वो व्यक्ति गरीब है या नहीं है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 2100 कैलोरी से कम अगर ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में है तो 2400 कैलोरी से अगर कम ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो योजना की शुरुआत कब हो रही है? 2012 में। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको बीपीएल में शामिल नहीं किया गया है और किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको ये लक्ष्मीबाई पेंशन योजना दी जाएगी, ठीक है जी। अब इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म कई बार पूछता है गाइस, है ना। इनका जो जन्म है कहाँ हो रहा है? झांसी में नहीं है, वाराणसी, ध्यान रखेंगे, कहाँ है? वाराणसी। इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है? तो मृत्यु ध्यान रखिएगा कहाँ हो रही है? ग्वालियर। इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है? ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है जी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है किसान पेंशन योजना। अब किसान के संदर्भ में पेंशन योजना के संदर्भ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो समझिए कि किसान पेंशन योजना, इसमें यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है, किसान पेंशन योजना। और इसकी शुरुआत कब हो रही है? 2011। गाइज ये इंपॉर्टेंट योजना में मैं इसे एक कहूँगा क्योंकि किसान से संबंधित है और किसान की आय को दुगना करने के लिए 2022 तक का टारगेट रखा गया है कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए। किसान से संबंधित आपने देखा एक बिल जो पेश हुआ, चला, फाइनली रद्द कर दिया गया है कि नहीं है। किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा बड़े स्तर पे। तो किसान पेंशन योजना 2011 में शुरू हो रही है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये संचालित की जा रही है। अब इसके अंतर्गत है क्या कि इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध जनों एवं किसानों को प्रति माह 500 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था की गई है और यह पेंशन 4 त्रैमासिक किस्तों में प्रदान की जाएगी, ठीक है जी। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां से इस कक्षा को देख रहे हैं, तो ये सभी योजनाओं को कहीं ना कहीं बताइए, खुद भी अपने परिवार को भी इसका लाभ देने का प्रयास करवाइए, है कि नहीं है। तो जितना आप इसमें इंडल्ज होते जाएंगे तो समझ जाइए अब लेखपाल का कार्य आपने करना शुरू कर दिया, अभी एग्जाम नहीं दिया है, बस एग्जाम ही देना बाकी है। आधे लेखपाल आप लोग बन चुके हैं, ये सारी योजनाओं को आपको जानना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें इसी में कि योजना का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080, शहरी क्षेत्र में 56,460 है, ये कंडीशन डाली हुई है। और सरकार द्वारा अपने बजट 2020-21 में इस पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़ आवंटन किया गया है। यानी इनकम सर्टिफिकेट देना होगा और इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा आपके नज़दीकी तहसील से। अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए और इस योजना का लाभ लीजिए आराम से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंशदायी पेंशन योजना। अंशदायी पेंशन योजना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस योजना को राज्य में मई 2009 में इसको क्रियान्वित किया गया और यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है अंशदायी पेंशन योजना, ठीक है जी। अब इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन व महंगाई के योग के 10% के बराबर अंशदान दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कभी महंगाई का पता नहीं चलेगा। आम आदमी को महंगाई का पता चलता है कि आलू महंगा हो गया, राशन पानी महंगा हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उसको जो भत्ता है, बेरोजगारी मतलब जो महंगाई भत्ता है वो दे दिया जा रहा है, तो उसको महंगाई का पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि इतने पैसे तो आ ही गए उसके पास।
समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10% का अंशदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी किनको दिया जाएगा? जो 1 अप्रैल 2005 से या उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं, उनको ये योजना का प्रावधान लाभ मिलेगा। अब देख लें कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, इसको हम लोग फटाफट देखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2020, ध्यान से देखेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना और उनकी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना, ये कहना कि इसका उद्देश्य है। क्या है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2020 में ये आई है, ये आपको ध्यान रखना है। और समरसिबल योजना, ये हो गया। दूसरा देखें, समरसिबल योजना, यह किसानों को समर्पित योजना है और सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी देकर समरसिबल पंप को ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। क्या आपके खेत में समरसिबल नहीं है, आपको पानी सिंचाई के लिए ये सुविधा चाहिए, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण करें और समरसिबल अपने पास लगवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौशल सतरंग योजना। कौशल सतरंग योजना 2020 में आई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। कौशल सतरंग योजना, और इस योजना में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके जिला सेवा योजना कार्यालयों के माध्यम मेगा जॉब फेयर का आयोजन करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक वानिकी योजना। कुछ वन लाइनर योजनाएं हैं जिनके संदर्भ में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इनको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ फैक्चुअल प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी योजना सुल्तानपुर में केंद्रीय डेटाबेस समस्या के समाधान के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। क्या है सामाजिक वानिकी योजना? सुल्तानपुर, है ना, प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा हुआ यहाँ से। NIC वो संस्था रही जो कहीं ना कहीं इस डेटाबेस समस्या को शॉर्ट आउट करने में सामने आई। कौन सी संस्था है? NIC। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है, NIC। अगला देखें, उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना 2020 में आई है। ये लेटेस्ट है, सारी करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। राज्य के पावर कॉर्पोरेशन विभाग द्वारा संचालित 2020 से यह योजना है जिसके अंतर्गत बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना किससे संबंधित है? बिजली के बिल से संबंधित है, जहाँ पे कई लोगों के बिल 80-80 हज़ार, 2-2 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख पहुँच चुके हैं। तो अभी साथ में भर पाना बड़ा मुश्किल है, तो उनको बोल दिया आप किस्तों में भरिए, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके भरिए लेकिन पूरा भरिए, है कि नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट देखें, गंगा हरियाली योजना, नाम से ही पता लग रहा है। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई 2018 को किया गया और इस योजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है कि गंगा नदी के किनारे जो भी 1 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए। माफ़ी चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश डायल FIR योजना। FIR की फुल फॉर्म जो नहीं जानते हैं वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में इस योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य के लोग फोन पर ही अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। अब आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, फोन कीजिए, वहीं से अपनी FIR को दर्ज कर दीजिए। ठीक है, फोन पर दर्ज करा सकते हैं। और इस योजना के तहत पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा 100 से अधिक नए कमांडो को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कि आपने फ़ोन किया, वो कमांडो जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया वो फ़ोन उठाएगा, आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, किस संदर्भ में FIR है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप जवाब दीजिए, उस आपके नाम से एक FIR कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। ऋण से मोचन के संदर्भ में है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों को कृषि लोन में छूट की प्राप्ति हेतु सरकारी वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा। यानी कृषि संबंधित कोई लोन लिया गया है तो उसमें कहीं ना कहीं छूट मिल जाएगी, ताकि उस ऋण को, उस लोन को किसान भर पाए, आराम से, आसानी से भर पाए। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट देखते हैं देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई योजना, देवी अहिल्याबाई कहाँ की थी? मराठा साम्राज्य की थी, मुंबई। ये मराठा साम्राज्य की थी, ध्यान रखेंगे, मराठा साम्राज्य की थी। यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है जी। नेक्स्ट भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत नवजात शिशु के जन्म पर उसकी मां को 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा तथा 5,160 रुपए देखभाल हेतु नगद प्रदान किया जाएगा। ये सारी योजनाएं हैं गाइस, जो नहीं जानते हैं आप लोग इनका प्रयोग कीजिए, लाभ लीजिए इनका। उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन को जानिए, क्या क्या कंडीशन है ना, ऑफिशियल रूप से क्या क्या चीजें हैं, तो उसका लाभ आप लोग ले पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखें आम आदमी बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में इसको शुरू किया गया और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा करना, ये सब है। और यह ग्रामीण विकास व ग्रामीण भूमि दोनों को सुरक्षा प्रदान करने की एक पहल के रूप में ये साबित भी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ वन लाइनर योजनाएं हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान रखें। अगला देखें संजीवनी परिवहन योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसको शुरू किया गया। ठीक है जी। क्या है योजना? संजीवनी परिवहन योजना। जच्चा बच्चा यानी जो गर्भवती महिला है, जो प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में बालक बालिका जो भी है, उसके सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं उसको सुविधा मिल पाए, उसके लिए 2009 में इस योजना को लाया गया। क्लियर है जी। अगला देखें ग्रामीण खाद्य बैंक योजना। इसमें समझें पूर्वांचल के, अब पूर्वांचल आप लोग नाम सुनते हैं, इसके अंतर्गत है कौन कौन से जिले? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, यानी बुंदेलखंड के 7 जनपद में यह योजना वर्ष 2007 से चलाई जा रही है और 12 जिलों में कुल मिलाकर 500 बैंक लगभग कहीं ना कहीं स्थापित किए गए ग्रामीण खाद्य बैंक योजना और प्रत्येक बैंक में 40 लाभार्थी लगभग जुड़े हुए हैं। खाद्य बैंक योजना यानी यहाँ से आप लोग खाद को आप लोग कहीं ना कहीं ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और कई कुंटल का प्रावधान है इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। ठीक है जी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, मजदूरों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। क्या योजना है? अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। अगर आप लोग देखें लखनऊ में एक अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज करके मेडिकल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये योजना का सिस्टम लगा हुआ है अन्नपूर्णा भोजनालय। तो सस्ते रेट पे कम पैसों में अच्छा भोजन यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें मुफ्त लैपटॉप योजना। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु 2 GB डेटा के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाता है। 2 GB डेटा है ना। सुगम संयोजन योजना, ध्यान रखेंगे सुगम संयोजन। BPL कार्ड धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु ये योजना लाई गई। सुगम संयोजन योजना का संबंध किससे है? तो मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करने से संबंधित है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश मुफ्त स्कूल बैग और वर्दी योजना। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार से संबंध रखने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्कूल बैग और वर्दी ये सब प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश मुफ्त बैग स्कूल बैग योजना। ठीक है जी, BPL परिवार से संबंध रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। कुछ योजनाएं हैं, इनके बारे में हेडलाइन डालिए, काम की चीज क्या है उसको लिख के समाप्त कर दीजिए। बार बार उसको रिवाइज करेंगे। जो इस तरीके की योजनाएं मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इनके 10 योजनाओं का बंच बनाएंगे आप लोग, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है जी गाइज, यही सोच के तैयारी कीजिएगा कि आखिरी बार तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल में इस बार नंबर लेके आना है। लास्ट टाइम भर्ती आई थी 2015 में, अब भर्ती कब आएगी यू नेवर नो। अब आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, है ना। अब आगामी भर्ती कब आएगी हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अब जब ये आया हुआ है मामला, जब आपको चांस मिला हुआ है, तो ये चांस छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चीज़ें ये सोच के नहीं घबराना है। तो इतनी सारी चीज़ें, बड़ी पोस्ट बड़ी मेहनत, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए
अगला देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है जी, इस योजना के अंतर्गत किसान लाभार्थी को काम करते समय अगर उसकी मृत्यु हो जाने पर हो जाती है तो 5 लाख तक का बीमे का प्रावधान किया गया है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत। ठीक है जी। अगला देखें, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर साझा करने वाले गांवों में मूल सुविधाओं का विकास किया जाएगा इसके अंतर्गत समग्र ग्राम योजना के संदर्भ में। अगला देखें, विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना, है ना, कहीं ना कहीं दिव्यांग से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग यानी दिव्यांग जनों को शादी के लिए 35,000 रुपये का अनुदान देने की बात कही गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार में अगर दिव्यांग है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। विवाह के संदर्भ में 35,000 रुपीज़ का अनुदान मिल जाएगा। जो कंडीशन होगी जब आप लोग लेने जाइएगा तो उसको कहीं ना कहीं ले पाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखें, लोक कल्याण मित्र योजना। अब लोगों के कल्याण के संदर्भ में मित्र योजना जो आई है, इसके अंतर्गत सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने हेतु लोक कल्याण मित्रों की भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखें, बालिका श्री योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया बालिका श्री योजना के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश 3 तलाक पीड़ित अनुदान योजना। जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं उनके संदर्भ में योजना की बात कही गई है। यानी इस योजना के अंतर्गत 3 तलाक से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की बात की गई है और अशिक्षित महिला को स्वरोजगार देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है जी। यानी अगर आप देख पाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं लाई गई हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं राज्य के विकास से है। जो आप लोग भाग 4 पढ़ते हैं संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों का कहीं ना कहीं दायित्व कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के विकास के लिए योजनाओं का गठन करें। वो करते भी हैं, किए भी हुए हैं, और यही कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। अदर एग्जाम है जैसे पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एसएससी के एग्जाम हो गए, तो जहाँ योजनाएं उसके संदर्भ में हम लोग कुछ लिमिटेड योजनाओं को जानते हैं। लेकिन ग्रामीण समाज विकास के अंतर्गत जो लेखपाल की भर्ती होगी, यहाँ पे योजनाओं से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। जितनी योजनाएं हम लोगों ने बात की हैं उनको एक ही जगह एक बंच बना के 4-4, 5-5, 10 योजनाओं का बंच बना के उनको रिवाइज करेंगे, है ना। और इस सेशन के बाद जो भी योजना चर्चा में आती है उसको अपने एंड पे भी आप लोग अपडेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी अगर ये क्लास अगर आप लोग आज देख रहे हैं और इसके 1 हफ्ते बाद कोई नई योजना आ गई सरकार की तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता लगेगा भारत का नया उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ना। तो वहाँ पे अब उसके बाद जो योजना आएंगी वो आप अपने एंड से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, अब ये कुछ अन्य योजनाएं हैं। एक छोटा सा मैंने टेबल आपके सामने प्रिपेयर किया है, इसको आप लोग देखे रहें। जैसे आवारा पशु योजना 2019 में लाई गई, सौभाग्य योजना 2017 में लाई गई, और इसका उद्देश्य, इसके संदर्भ में विवरण क्या है, तो किसानों को प्रति गोवंश पर 30 रुपये प्रतिदिन की सहायता प्रदान करना, आवारा पशु योजना। ठीक है जी। सौभाग्य योजना 2017 में आई, ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को निःशुल्क और अन्य को 500 रुपये की छोटी राशि भुगतान पर बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना है। सौभाग्य योजना यानी बिजली से संबंधित है। भाई अहोभाग्य हमारे जो सौभाग्य है कि घर में बिजली आ गई, ऐसे करके यू गाइस कैन रिमेंबर, इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण ग्राम योजना, स्वावलंबी ग्राम योजना, ग्रामोदय से भारत उदय योजना और श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। आप देख रहे हैं 2016, 17, 15 यानी 2014 के बाद की जो इंपॉर्टेंट योजना है वो मैंने आपके सामने रखी है। संपूर्ण बीमा योजना की बात करें तो 2017 में ये शुरू हो रही है और चिन्हित गांवों को बीमा प्रदान करने के संदर्भ में ये दी गई है। स्वावलंबी योजना 2016 में आई, गांव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की बात करें, मतलब गांव के उदय से लेके भारत उदय तक की जो योजना है ये 2016 में लाई गई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देश के विकास के लिए गाँव के विकास को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है भारत गांव में बसता है गाइस। अगर गांव का विकास होगा तो जाहिर सी बात है भारत का विकास ऑटोमेटिकली ही होना है कि नहीं है।
पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य रखा गया है, और पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट, तो 2015 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करना है, ये इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत चीज़ें रखी गई हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग बना के इसको मेंशन कर लें। अगली योजना देखें, मेक इन इंडिया, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले 2014 में हो रही है मेक इन इंडिया, 2013 में लोहिया ग्रामीण और 2005 में जननी सुरक्षा योजना। अब इसके संदर्भ में इसका क्या उद्देश्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 ही 3 प्रश्न बनते हैं, कब स्थापित की गई, कब शुरू की गई, और उसका उद्देश्य, उसके तथ्यात्मक पॉइंट। तो मेक इन इंडिया की बात करें तो देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और गांव एवं देश को सशक्त बनाने के लिए इसको लाया गया। लोहिया ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो नाम से पता लग रहा है ग्रामीण आवास की बात हो रही है, तो न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये योजना लाई गई। जननी सुरक्षा योजना 2005 में है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच एवं आर्थिक मदद करने के लिए बात कही गई। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के बारे में ज़्यादातर बात कही गई है। तो एग्जाम में प्रश्न भी देखने को मिला है कि भाई गरीबी रेखा का निर्धारण होगा कैसे, समझ पा रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि कितने कैलोरी तक लें कि वो गरीब माना जाएगा, है ना। कौन कौन से उसमें समिति हैं जो गरीबी रेखा के निर्धारण में कार्यरत है। समझ पा रहे हैं क्यों प्रश्न बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी योजना आ रही है वो गरीबी रेखा से जो नीचे है उन्हीं को तो लाना है मुख्य धारा में, है कि नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला देखिए, स्वयं सिद्धा योजना 2002-2003 में शुरू हुई। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह संगठित करने के प्रोत्साहन के लिए 2002-2003 में ये योजना आई। अगला है खाद्यान्न बैंक योजना, 2002 में आई थी गाइस। पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना इसका उद्देश्य रहा। स्वाधार योजना 2001 से 2002, ये महिलाओं को आश्रय प्रदान करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना स्वाधार योजना आई, महिलाओं के संदर्भ में है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखें, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 1991 में आई थी। रोजगार परक परियोजना स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ग्रामीणों के पलायन को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों द्वारा बहुआयामी योजनाओं का निर्माण करना, ये कहीं ना कहीं इस योजना का उद्देश्य रहा। अगला कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, ये 1990 में आई। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, इनको 10,000 रुपये तक बैंक ऋण मुक्त करवाना। ठीक है जी, यानी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, यानी ऋण से राहत इनको मिल जाएगी। 10,000 रुपये तक का आपको कहीं ना कहीं रिबेट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 80,000 रुपये लोन भरना है, 50,000 रुपये लोन भरना है, तो 10,000 रुपये तक की राशि कहीं ना कहीं माफ़ कर दी जाएगी, तो आपके लिए आसान भी रहेगा वो। ठीक है, मतलब जो भी इसको ले रहा है। उसके बाद देखें ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1986 में आया गाइस। अब जल आपूर्ति, जल से ही नाम से कंफर्म हो रहा है। गांव में पेयजल व्यवस्था हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता को इसके अंतर्गत दिया जाना है। विभेदी ब्याज दर योजना 1972 में। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की 4% की दर पर वित्तीय सहायता इसमें उपलब्ध कराना उद्देश्य रखा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इसको योजनाओं को एक बंच बना के, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको आप लोग तैयार रखें। और आज मैं आपको बताऊंगा इस जो राजस्व लेखपाल की भर्ती है, जो राजस्व लेखपाल की भर्ती है, और इसमें आप लोग जो देख रहे हैं ग्रामीण समाज विकास, है ना, ग्रामीण समाज विकास, राजस्व लेखपाल की बात हो रही है। इसमें प्रश्न जहाँ जहाँ से बन सकते हैं बने हैं, उन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात की है। चाहे वो जनगणना से संबंधित प्रश्न हो, ठीक है जी, चाहे वो कृषि से संबंधित प्रश्न हो, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की, चाहे वो कोई राज्य या संघ की योजना के संदर्भ में प्रश्न हो। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की लेखपाल के विभाग, लेखपाल के विभाग के संदर्भ में प्रश्न हो, इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात की हुई है। चाहे भूमि पैमाइश है, लेखपाल के द्वारा जो मापन का कार्यक्रम किया जा रहा है उसके संदर्भ में चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने बात की, है ना। उसके बाद
हमने इसमें और भी कई टॉपिक विषय के ऊपर बात की कि गांव के जो विकास के संदर्भ में जो आपने टॉपिक के नाम लिखे होंगे उसको देखा। अब यहाँ पे एक सेगमेंट और पेंडिंग रह जाता है, वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष। उसको हम लोग समझ रहे होंगे कि यूपी स्पेशल के कौन कौन से वो टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में जहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी आप देखें ग्रामीण समाज विकास जो कोई एक अलग से विषय नहीं है, इन्हीं सब जीएस के विषय का मिला जुला रूप है। लेकिन यहाँ हम अलग से और फोर्सफुली किसको देख रहे हैं, प्रेशर करते हुए। एक तो लेखपाल के संदर्भ में जो विभाग है, लेखपाल के कार्य, मापन विधियाँ, भूमि पैमाइश, लेखपाल के जो कार्यक्रम है उसको जाना, जो इस टॉपिक का मेन कोर है। उसके बाद हम लोगों ने कृषि को कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज के संदर्भ में और डिटेल में समझने का प्रयास किया, जहाँ से प्रश्न देखने को आते हैं। जनगणना के संदर्भ में हम लोगों ने बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट गांव के विकास के लिए जो राज्य सरकार केंद्र सरकार योजना ला रही हैं उनके ऊपर हम लोगों ने बात की। क्लियर है जी यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सारे सेशन आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी में कोई भी डाउट बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपने डाउट को रख सकते हैं। मैं नहीं तो हमारी टीम उसका समाधान बिल्कुल करेगी। ठीक है जी, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल विशेष यानी उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।